हेलो स्टूडेंट, मैं श्वेता। आपका हमारे चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके और अस्थि वाले चैप्टर में से शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो ये शिल्प उत्पादन क्या होता है? शिल्प एक्चुअल में जो वर्ड है, शिल्प से जो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, मनके हैं, मोती हैं, और जो ज्वेलरी वगैरह उस टाइम पे बनाई जाती थी, जिन्हें आज के टाइम पे उन्हें मोती कहा जाता है, मगर पुराने उन चीज़ों को मनके कहा गया है। इसी तरीके से हमारी और भी अन्य चीज़ें हैं, कांसे के बने हुए मनके, सोने के बने हुए मनके, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, ये सब चीज़ें आती है शिल्प के अंतर्गत। इसी तरीके से मूर्तियाँ और ये सब शिल्प कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करते हैं चुनरो, जो है एक जगह का नाम है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, जो कि 7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसा हुआ एक बस्ती है। वहीं हड़प्पा 125 हेक्टेयर में बसा हुआ है। चुनरो हड़प्पा के मुकाबले बहुत छोटी बस्ती है, मगर ये छोटी होने के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर ये शिल्प कार्य में संलग्न बस्ती थी। जैसे आज के टाइम में कहें, एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे एक शहर है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की सिर्फ फैक्ट्री है, उद्योग क्षेत्र है, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी। तो इस टाइम पे मेन उद्योग क्या होते थे? मनके, इस टाइप के उद्योग रहे होंगे, तो इन्हें इस तरीके की बस्तियाँ कहेंगे। अब आते हैं शिल्प जो कार्य क्या है। शिल्प कार्य के अंतर्गत आते हैं मनके, शंख, धातुकर, मोहर, ये सब शिल्प कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब मनके जो होते थे, मनके कितने अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते थे। पत्थर से बनते थे, धातु से बनते थे, शंख से बनते थे। जो मनके बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया, कार्नेलियन पत्थर है, और जो कि एक अच्छे से लाल रंग, सुंदर सा लाल रंग होता है, उस कलर का होता है कार्नेलियन पत्थर। इसी तरीके से जैस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, सैलखड़ी जो कि सॉफ्ट पत्थर माना गया है, इसके बहुत ज़्यादा मनके पाए गए हैं। और वहीं धातुओं के अंदर जो मनके पाए गए हैं वो तांबे के मनके हैं, कांसे के हैं, सोने के हैं। वहीं शंख से भी, और फायांस और पक्की मिट्टी, इन सब के मनके मिले हैं। जो मनकों का आकार है वो कई आकार में मिले हैं। मनके के आकार यानी गोलाकार मनके, इसी तरीके से ढोलकाकार, बेलनाकार और ढोलकाकार, इस तरीके के मनके, और सूक्ष्म मनके, इस तरीके के मनके मिले हैं हमें। अब साथ ही साथ मनके बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मनके बनाने के लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो तकनीक क्या थी उसके बारे में माना जाता है कि जो अलग अलग जैसे हमने देखा कि पत्थर के मनके हैं, तांबे के, सोने के, कांसे के, इस तरह के इसके मनके मिले हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, शंख वगैरह के मनके भी मिले हैं। तो इन सभी मनकों को बनाने के लिए एक स्पेशल यानी तकनीक रही होगी कि जैसे कि अब जो मनके बनाते, सेलखड़ी जो कि सॉफ्ट पत्थर है, उसके मनके बनाए जाते हैं और आसानी से बनाए जा सकते थे। वहीं तांबे के मनके अलग तरीके की तकनीक से बनाए जाते होंगे, वहीं फायांस और शंख आदि के मनके अलग तरीके से बनाए जाते होंगे। तो ये जो तकनीक है, साथ ही साथ जो तकनीक का प्रयोग किया गया है, अभी पहले इनको सेलखड़ी के जो मनके बनाए जाते थे वो बड़ी आसानी से बनाए जाते थे। वो चूर्ण बनाकर उसको एक सांचे के अंदर डाल के उसके मनके बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। और इसके अलावा जो मनके हमारे यानी तांबे के, इनके बड़े, इनको क्या कहते हैं, छीलना और उसके बाद इनको छोटे आकार में बनाना। और मनके हैं हमारे, इनको जो सूक्ष्म प्रकार के मनके रहे हैं, उन मनकों को बनाना आज ये माना जाता है कि उस टाइम पे किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये अपने आप में पहेली बना हुआ है, क्योंकि इतने सूक्ष्म मनके उस टाइम पर इस तरीके की तकनीक का प्रयोग, किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता होगा इन सूक्ष्म मनकों को बनाए जाने के लिए, ये आज भी एक पहेली बना हुआ है। लोथल, धोलावीरा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें वो उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन उपकरणों के माध्यम से इन मनकों में छेद किया जाता था। इसी के साथ नागेश्वर, बालाकोट, ये जो समुद्र के किनारे स्थित स्थल हैं, और यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि नागेश्वर, बालाकोट ये वो स्थल रहे होंगे जहाँ पर इन सामानों का उत्पादन किया जाता होगा। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, चुनरो,
से तैयार जो माल है वो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो में भी ले जाया जाता होगा। तो ये एक मुख्य स्थल है हमारे नागेश्वर, बालाकोट, चुंद्रो, लोथल, धोलावीरा, ये मुख्य स्थल हैं जिन पे मनके आदि का, जहाँ पर मनके आदि का निर्माण किया जाता था। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के जो केंद्र की पहचान कैसे की जाती है, अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि चुंद्रो, लोथल, धोलावीरा ये सब वो स्थल है, जो नागेश्वर, बालाकोट ये वो स्थल है जो इन कार्यों में लिप्त थे, यानी ये जहाँ पे मनके आदि का बनाने का कार्य किया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो इनके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अपूर्ण वस्तुएं, जैसे कि कई बार हम कुछ चीज़ बना रहते हैं वो नहीं बन पाती है तो वो छोड़ दी जाती है, या त्यागा गया माल, यानी जब कुछ जैसे शंख से मनके बनाए, बड़े आकार के मनके बनाए, फिर उन्हें उनसे और छोटे, यानी जो उनसे कचरा बचा उससे भी छोटे आकार के बना दिए गए, मगर एक अंत में एक ऐसा कचरा बच जाता है जिसका कुछ यूज़ नहीं होता, जो कि फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो कचरे हैं, इसके आधार पे हमें पता चलता है कि वहाँ पर मनके आदि का कार्य होता होगा बनाने का। पर खाली ये चुंद्रो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट में ही ऐसे हमें अवशेष नहीं मिलते हैं, इसके अलावा हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि खाली जो मनके बनाने या इस तरह के जो कार्य किए जाते थे वो केवल इन्हीं बस्तियों में नहीं किए जाते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में भी कुछ ऐसे स्थल थे जहाँ पर मनके आदि बनाने का कार्य किया जाता रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माल प्राप्त करने से संबंधित नीतियाँ, जो माल हमारे कच्चा माल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता था उस टाइम पर, और उसे प्राप्त करने की क्या नीतियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने की नीतियाँ थी। यहाँ पे जो प्रक्रिया रही होगी कि कौन कौन सी प्रक्रिया थी। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है वो स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग के द्वारा किसी सामान को लेके आया जाता होगा, स्थल मार्ग। दूसरा है तट मार्ग, तीसरा है नदी मार्ग। स्थल मार्ग को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे हमें एक मूर्ति मिली है जो कि बैलगाड़ी की मूर्ति है, जिसके आधार पर ये माना जाता है कि यहाँ पे स्थल मार्ग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता होगा। नदी काफ़ी क्षेत्र जो स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के नदी के किनारे बसे हैं, जिससे नदी के माध्यम से आना जाना संभव रहता होगा। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सामान नदी यानी नावों के माध्यम से प्राप्त किया जाता होगा, नदी मार्ग के द्वारा इधर से उधर आता जाता होगा। और तीसरा है तटीय मार्ग। हम देखते हैं नागेश्वर, बालाकोट ये अन्य इस प्रकार के जो स्थल है, मुख्य बस्तियां समुद्र तट के किनारे बसी हुई हैं, जिसके आधार पर ये माना जा सकता है कि यहाँ से जो सामान विदेशों में भेजा जाता होगा या अंदर ही भेजा जाता होगा जहाँ पर भी, तो समुद्र तट के मार्ग का प्रयोग किया जाता होगा। अब चलते हैं उपमहाद्वीप, जो उसके आगे के से आने वाले जो माल थे, यानी उपमहाद्वीप हमारे भारत के पश्चिम की तरफ उपमहाद्वीप पड़ता है, जहाँ पे उपमहाद्वीप तथा से आगे आने वाला माल। अब उपमहाद्वीप हमारा भारत एक क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से आगे से आने वाले जो क्षेत्र की बात की जा रही है, जहाँ पे ये अलग अलग जगह हैं उपमहाद्वीप, अलग अलग दूसरे द्वीप से कहाँ से अन्य कच्चा माल आता था। तो हम कच्चा माल प्राप्त करने के लिए मुख्यतः एक नीति रहती है कि हम किसी जगह पर से सामान लाया जाएगा, स्थल मार्ग से, नदी मार्ग से, फिर वहाँ पे बस्ती बसाई जाएगी और उस माल को तैयार किया जाएगा। एक दूसरा उदाहरण भी देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कि यहाँ पे जो बस्तियाँ जहाँ पे कच्चे माल से सामान का तैयार किया जाता है, तो वो बस्तियाँ अक्सर ऐसी जगह पर बसाई गई है जहाँ पर कच्चा माल इजीली अवेलेबल था। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं जो नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ पे ये दोनों ही स्थल समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं, और समुद्र तट के किनारे बसे होने के कारण यहाँ पे शंख, सीप, अन्य प्रकार के जितने भी जो समुद्र से प्राप्त होने वाले सामान है, कच्चा माल है, वो इजीली प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए शंख से बनने वाली पच्चीकारी और मनके आदि हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार एक है सेतुघई, अफगानिस्तान में है ये मुख्यतः फेमस रहा है हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे नीले रंग का लाजवाब मणि प्राप्त होता है, इससे प्रयोग किया जाता था ज्वेलरी आदि बनवाने के लिए। सेतुघई अपने आप में वो स्थल है जहाँ पे यहाँ पे ये नीले जो
मणि है ये प्राप्त होते थे, और साथ ही साथ प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पे उसे परिष्कृत करके उसके मनके आदि बनाए जाते थे। कार्नेलियन पत्थर, जो कार्नेलियन है पत्थर, ये लोथल गुजरात में मिलता था। यानी लोथल भी एक अपने आप में एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर इस तरह के क्या कहते हैं शिल्प कार्यों का उत्पादन किया जाता था। सेलखड़ी का पत्थर हम देख सकते हैं। सेलखड़ी वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाली पत्थरों में से माना जाता है, क्योंकि ये हमें प्राप्त होता है राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से। इसी प्रकार से धातु राजस्थान से प्राप्त होती है। तो जितने भी अलग हमने ये देखा यहाँ पे कि कुछ सामान हमें बाहर से मंगवाया जाता था, और कुछ सामान के लिए हमने ऐसा एक कार्य किया कि हमने उन जगहों पर बस्तियों को बसाना बेहतर समझा इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, कि जहाँ से कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो सके। अब हमने पढ़ा कि माल प्राप्त करने की अन्य नीतियाँ थी। एक नीति ये थी कि उसी जगह पर बस्ती को बसा दिया जाए जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके अलावा एक अन्य नीति थी कच्चा माल प्राप्त करने की, अभियान भेजा जाता था उन जगहों पर जहाँ पर हमें आसानी से वो चीज़ें प्राप्त हो जाती थी, जहाँ पे वो खनिज प्राप्त होते थे वहाँ पे नेचुरली। जैसे कि खेतड़ी अंचल में तांबे का एक भंडार था, वहाँ पे अभियान भेजे जाते थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत, जो कि आज भी सोने के लिए फेमस है, तो सोना प्राप्त करने के लिए वहाँ पे अभियान भेजा जाता था। मगर इस बात का पता कैसे चलता है? इस बात का पता हमें इस आधार पर चलता है कि जो खेतड़ी है, ऐसी जगहों पर हमें वो सामान मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। जैसे यहाँ से रिलेटेड कुछ मनके हुए, या संबंधित कुछ अन्य बर्तन हुए, कुछ भी स्पेशल चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता की स्पेशलिटी रही है। तो ऐसी चीज़ों का किसी अन्य जगह पे पाया जाना जो कि उस क्षेत्र यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंध ना रखता हो, तो इसके आधार पर ये समझा जाता है कि यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें आई कैसे, कोई ना कोई वजह रही होगी। तो इस आधार पर ये माना गया कि वहाँ से वस्तु विनिमय के आधार पर कुछ सामान लिया जाता, क्योंकि हड़प्पा में सोना तांबा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मगर सोने और तांबे के मनके, अन्य वस्तुएं, जैसे तांबे का हमें शीशा प्राप्त हुआ है, इसी तरीके से मनके हैं सोने के कुछ, वो जब सोना हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्राप्त ही नहीं है तो वो कहाँ से आया? कहीं से तो आया, तो ऐसी जगह से आया होगा जहाँ पे ये नेचुरली उपलब्ध होगा। अब नेचुरली जहाँ पर ये उपलब्ध है तो वहाँ से एक ही माध्यम बनता है कि वहाँ पे एक अभियान भेजा जाए कई लोगों के साथ, कि उनके साथ सामान हमारे यहाँ की स्पेशल चीज़ें कि आप इन चीज़ों को लीजिए और हमें यहाँ पे से सोना दे दीजिए ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सके। इस आधार पे वहाँ पे हमें कुछ अलग अलग जगहों पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जो अन्य सभ्यताएं हैं या संस्कृतियां, इस संस्कृति को खेतड़ी को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का भी नाम दिया है पुरातत्वविदों ने। अब हम कहते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब थर्ड आता है कि अब दूसरे जो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क का आधार क्या रहा है, कैसे माना जा सकता है कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क रहा है। अब अरब में एक ऐसी जगह है, अरब प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम में स्थित है ओमान। सुदूर क्षेत्रों में संपर्क के जो हम बात करते हैं यहाँ पे ओमान की बात आती है, तो इसे समझने के लिए बहुत अच्छा है कि हम मैप के आधार पर समझें। ताकि अब मैं इसे मैप को ड्रॉ करती हूँ। अब ये हमारा है मगान, जिसे हमें आज के टाइम पे ओमान कहा जाता है। यहाँ से ये तांबा मंगवाया जाता था। अब तांबे का से पता कैसे चलता है कि ये यहीं से मंगाया जाता था, क्योंकि तांबे का एक रासायनिक टेस्ट किया गया जिसके आधार पर बताया जाता है कि उसमें कितना % निकल है। वो निकल कभी भी बदला नहीं जा सकता किसी भी तांबे के अंदर। अगर ये ओमान से यानी मगान से यहाँ से ये तांबा अगर जो यहाँ इंडिया की तरफ आता है कच्चे माल के तौर पर या किसी भी तरफ पे जाता है और उसके बाद उसे परिष्कृत रूप से कुछ और बनाया जाता है, मगर उसका जो तांबे का एक % है निकल का वो उतना ही रहेगा। ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से ये जो ओमान है यहाँ से तांबा मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरफ भी गया, और हड़प्पा सभ्यता जैसे कि हम यहाँ सुतकोटजा अन्य क्षेत्रों की तरफ भी पाए जाते हैं यहाँ पे तांबे के। तो इस आधार पर और फिर साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे मर्तबान मिले हैं जो चिकनी मिट्टी से उनको रिसाव को बंद किया गया है, और यहाँ की स्पेशल कलाकृति से, और साथ ही साथ कुछ मोहरें मिली हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो तांबा है ये अन्य दूर देशों से भी मंगवाया जाता था। और इसके अलावा अन्य हमें चीज़ें मिली हैं, कुछ मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनके आधार पर पता चलता है। सुदूर क्षेत्र से संपर्क, अरब के जो दूर के क्षेत्र थे वहाँ से भी संपर्क रहा है इस हड़प्पा सभ्यता का। तो इसका हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कि दूर के क्षेत्र से सामान मंगवाया जाता होगा, कच्चा माल मंगवाया जाता होगा, या उस प्रकार का व्यापार
संबंधित है। इसके हमें साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर कई अभिलेख मिलते हैं जिनके आधार से ये पता चलता है कि वहाँ से सामान आता होगा, क्योंकि वहाँ पर कई अभिलेखों में हमारे देश की बात की गई है। इस तरीके एक अभिलेख में मेहुला वर्ड का यूज़ किया गया है, जो मेहुला देश, और साथ ही साथ कई उसमें कहा गया है कि नाविकों का देश, क्योंकि नाविकों के देश की बात की गई है, यहाँ से नाव के माध्यम से यहाँ आया जा सकता था ऐसी जगहों पर, तो नाविकों का देश भी कहा गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिली हैं। इसी तरीके से ओमान में भी कई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ें रही हैं, और ओमान से कच्चा माल मंगाया जाता था। ओमान से कच्चा माल की जो सामान थे बने हुए मेसोपोटामिया में बना के बेचे जाते थे। तो इसका आधार से पता चलता है कि जो मगान से जो तांबा मंगाया जाता था उसमें एक निकल का एक परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज सेम है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत भी, और ओमान के अंदर भी। यानी जो मगान वर्ड यूज़ किया गया है उस टाइम के ओमान के लिए, इस टाइम के ओमान के लिए। तो इस आधार पर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का दूर क्षेत्रों से भी संपर्क रहा था। तो आज की क्लास यहीं खत्म। अगले तो आपको आई होप आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर। अगर जो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।